पुराने समय की बात है। सुवर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम था मृगनयनी। रानी इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। लेकिन उनकी सुंदरता से भी बड़ी बात यह थी कि उनका दिल बहुत साफ और दयालु था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रेम पूरे राज्य में मशहूर था। राजा रानी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम था युवराज अमर सिंह और छोटे का नाम था राजकुमार वीरेंद्र। दोनों बहुत बहादुर और सुंदर थे। अमर सिंह युवराज थे, इसलिए उन्हें राजकाज सिखाया जाता था। वे तलवारबाजी में माहिर थे और युद्ध कला में निपुण। लेकिन उनमें एक कमी थी, वे जरा जल्दबाजी में फैसले लेते थे और कभी कभी अपने दिल की सुनने लगते थे। छोटे राजकुमार वीरेंद्र बहुत शांत स्वभाव के थे। वे सोच समझकर काम करते थे। दोनों भाई अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक रानी मृगनयनी की तबीयत बिगड़ गई। सुबह तो वे बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन दोपहर होते होते उन्हें तेज बुखार आ गया। रात होते होते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे बड़े वैद्य धन्वंतरी को बुलवाया। वैद्य जी ने रानी को देखा, नाड़ी देखी, आंखें देखी, जीभ देखी, फिर वे गंभीर हो गए। राजा ने घबराकर पूछा, वैद्य जी, मेरी रानी को क्या हुआ है? क्या वे ठीक हो जाएंगी? वैद्य धन्वंतरी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, रानी को कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह काल ज्वर है। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरी सभी औषधियां इस पर काम नहीं करेंगी। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है? वैद्य जी ने कुछ सोचा और बोले, महाराज, एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लाल परी के बारे में आपने सुना है? राजा ने कहा, हाँ, सुना है। कहते हैं कि वह बहुत दुर्लभ होती है। शायद ही किसी ने उसे देखा हो। वैद्य जी ने कहा, बिल्कुल सही महाराज। लाल परी एक दिव्य परी है। उसके पंख लाल रंग के होते हैं और उसमें दैवीय शक्तियां होती हैं। अगर लाल परी की परछाई रानी पर पड़ जाए तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगी। राजा ने पूछा, लेकिन वह लाल परी कहां मिलेगी? वैद्य जी ने कहा, यह मुझे नहीं पता महाराज। कहते हैं कि वह हिमालय के परे किसी अज्ञात स्थान पर रहती है या फिर किसी दिव्य उद्यान में विचरण करती है। उसे खोजना बहुत कठिन है। राजा ने दृढ़ता से कहा, कितना भी मुश्किल हो, मैं अपनी रानी को बचाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा उस लाल परी को खोजने। तभी युवराज अमर सिंह और राजकुमार वीरेंद्र वहां आए। उन्होंने सब सुन लिया था। अमर सिंह ने कहा, नहीं पिताजी, आप नहीं जाएंगे। राज्य को आपकी जरूरत है। हम जाएंगे। मैं और वीरेंद्र लाल परी को ढूंढ कर लाएंगे। जोड़कर कहा, हाँ पिताजी, हम अपनी माता को बचाएंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। अगली सुबह दोनों राजकुमार यात्रा के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी तलवारें कमर में बांधी, घोड़ों पर सामान लादा और अपनी बीमार माता के पास गए। रानी बहुत कमजोर थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, सावधान रहना और हाँ, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। दोनों भाइयों ने माता के चरण छुए और महल से निकल पड़े। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। दिन भर यात्रा करते रहे। शाम होते होते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत घना था। अंधेरा होने लगा था। अमर सिंह ने कहा, वीरेंद्र, आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों ने पेड़ के नीचे पड़ाव डाला, आग जलाई। एक मीठी आवाज था। आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। अमर सिंह की नींद उस आवाज से खुल गई। उसने आवाज पास की नदी की तरफ से आ रही थी। अमर सिंह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, इस घने जंगल में इतनी रात को कौन गीत गा रहा है? चलकर देखता हूं। वो चुपके से उठा। वीरेंद्र सो रहा था। अमर सिंह ने सोचा कि वो जल्दी लौट आएगा, इसलिए उसने वीरेंद्र को जगाया नहीं। अमर सिंह उस आवाज की तरफ चल पड़ा। जितना पास जाता, आवाज उतनी ही मधुर लगती। आखिर में वो नदी किनारे पहुंचा और वहां का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। एक बहुत सुंदर लड़की नदी किनारे कपड़े धो रही थी और गीत गा रही थी। चांदनी रात में उसका चेहरा चमक रहा था। अमर सिंह जैसे सम्मोहित हो गया। वो बस उसे देखता रह गया। लड़की ने अमर सिंह को देख लिया और मुस्कुराई। कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? अमर सिंह ने कहा, मैं राजकुमार अमर सिंह हूं। तुम्हारा गीत सुनकर यहां आ गया।
लड़की ने शर्माते हुए कहा, मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहाँ पास के गांव में रहती हूँ। मैं एक धोबिन हूँ। लेकिन अमर सिंह को नहीं पता था कि यह कोई साधारण धोबिन नहीं थी। यह एक जादूगरनी थी जो अपनी सुंदरता और मधुर आवाज से राहगीरों को फंसा लेती थी। मोहिनी ने अमर सिंह से बातें की। उसकी मीठी मीठी बातों में अमर सिंह पूरी तरह फंस गया। मोहिनी ने कहा, राजकुमार, इतनी रात हो गई है, तुम थके हुए लगते हो। मेरे घर चलो, खाना खाओ, आराम करो। अमर सिंह को याद भी नहीं रहा कि उसका भाई वीरेंद्र उसका इंतजार कर रहा है। वो मोहिनी के साथ चला गया। मोहिनी ने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, लेकिन वो खाना साधारण नहीं था, उसमें जादू मिला हुआ था। खाना खाते ही अमर सिंह सब कुछ भूलने लगा। उसे अपनी माता की बीमारी भूल गई, अपने भाई को भूल गया, लाल परी की खोज भूल गया। बस सुंदरता दिखाई देने लगी। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। अमर सिंह ने सपनों में खोए हुए जैसे कहा, हाँ, मैं यहीं रहूंगा। लगी। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। अमर सिंह ने सपनों में खोए हुए जैसे कहा, हाँ, मैं यहीं रहूंगा। उधर वीरेंद्र की सुबह नींद खुली तो उसने देखा कि उसका भाई गायब है। घोड़ा है, सामान है, लेकिन अमर सिंह नहीं है। वीरेंद्र घबरा गया। उसने चारों तरफ आवाज लगाई, भैया, अमर सिंह, भैया, कहां हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वीरेंद्र ने जमीन पर अमर सिंह के पैरों के निशान देखे जो नदी की तरफ जा रहे थे। वो उन निशानों के पीछे पीछे चलता हुआ नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस कुछ कपड़े धोने के निशान थे। वीरेंद्र ने पास के गांव में पूछताछ की। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, यहां नदी किनारे एक जादूगरनी रहती है। वो धोबिन का रूप बनाकर युवकों को फंसा लेती है। कई लोग उसके जाल में फंसे हैं। शायद तुम्हारा भाई भी। वीरेंद्र का दिल बैठ गया। उसने बहुत कोशिश की अपने भाई को ढूंढने की, लेकिन मोहिनी ने अमर सिंह को अपने जादू से ऐसी जगह छुपा दिया था जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। 3 दिन तक वीरेंद्र ने खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसका दिल बहुत दुखी था। एक तरफ भाई गायब था, दूसरी तरफ माता बीमार थी। आखिर में उसने फैसला किया, मैं अकेले ही लाल परी को ढूंढूंगा और वापसी में भाई को भी ढूंढूंगा। यह सोचकर वीरेंद्र अकेले ही आगे बढ़ गया। वीरेंद्र अकेला चलता रहा। उसके मन में एक तरफ माता की बीमारी की चिंता थी तो दूसरी तरफ भाई के गायब हो जाने का दुख। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो घने जंगलों से गुजरता रहा। रास्ते में उसने गांव वालों से पूछा, क्या आपने कभी लाल परी के बारे में सुना है? कुछ लोग हंसकर टाल देते, कुछ कहते, ऐसी कोई परी नहीं होती बेटा, ये सब कहानियां हैं। लेकिन वीरेंद्र का विश्वास नहीं डिगा। वो जानता था कि लाल परी जरूर कहीं होगी। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ता बहुत कठिन था। पहले तो उसे एक विशाल नदी पार करनी पड़ी। नदी इतनी चौड़ी थी कि दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। पानी तेजी से बह रहा था। कोई नाव भी नहीं थी। वीरेंद्र ने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो माताजी का क्या होगा? उसने हिम्मत की और अपने घोड़े के साथ तैरकर नदी पार करने लगा। बीच धारा में पानी का बहाव इतना तेज था कि घोड़ा बहने लगा। वीरेंद्र ने घोड़े को संभाला और पूरी ताकत लगाकर तैरता रहा। आखिरकार वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर उसे एक काला जंगल पार करना पड़ा। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा रहता था। यहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। पेड़ों पर उल्लू बैठे थे जो अपशकुन की तरह बोल रहे थे। झाड़ियों में से सांपों की फुफकार सुनाई देती थी। वीरेंद्र ने अपनी तलवार संभाली और सावधानी से आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक भालू मिला। भालू ने गुर्राकर हमला किया। वीरेंद्र ने अपनी तलवार से भालू से लड़ाई की। लंबी लड़ाई के बाद भालू घायल होकर भाग गया। कई दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद वीरेंद्र एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। रास्ता बहुत संकरा था। एक तरफ खड़ी चट्टान थी तो दूसरी तरफ गहरी खाई। घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अचानक एक पत्थर खिसका और घोड़े का पैर फिसल गया। वीरेंद्र ने तुरंत घोड़े को संभाला। किसी तरह बचते बचाते वो उस खतरनाक रास्ते को पार कर गया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने भगवान का शुक्र अदा किया। पहाड़ उतरते उतरते शाम हो गई और तभी उसे दूर एक राज्य दिखाई दिया। सूरज की आखिरी किरणों में वो राज्य सोने की तरह चमक रहा था। महल की मीनारें आसमान छू रही थीं। दीवारें रत्नों से जड़ी हुई लग रही थीं। वीरेंद्र ने सोचा, चलो यहां रात रुकता हूं।
शायद यहाँ के लोग लाल परी के बारे में कुछ जानते हों। वो उस राज्य की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आता गया, राज्य और भी भव्य दिखने लगा। यह रत्नगढ़ राज्य था। यहाँ की इमारतें रत्नों से जड़ी हुई थीं, सड़कें संगमरमर की थीं, हर तरफ चमक दमक थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ के लोग बहुत कम दिखाई देते थे। जो भी दिखते वे डरे सहमे से लगते थे, किसी से आंख नहीं मिलाते थे। वीरेंद्र को यह सब बहुत अजीब लगा। वो एक सराय में रुका। सराय के मालिक ने उसे देखा तो बोला, राजकुमार लगते हो, इस राज्य में कैसे आए? वीरेंद्र ने कहा, मैं लाल परी को खोज रहा हूं, क्या आपने उसके बारे में सुना है? सराय वाले की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, हाँ, लाल परी कभी कभी हमारे राजमहल के स्वर्ण उद्यान में आती है, लेकिन सावधान रहना, हमारी रानी यक्षिणी बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र को उम्मीद की किरण दिखी। उसने पूछा, स्वर्ण उद्यान कहाँ है? सराय वाले ने कहा, राजमहल में, लेकिन वहां बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। अगली सुबह वीरेंद्र राजमहल के द्वार पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे रोका। वीरेंद्र ने कहा, मैं राजकुमार वीरेंद्र हूं, सुवर्णपुर से आया हूं, मुझे आपकी रानी से मिलना है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। वीरेंद्र राजसी वेश में था, इसलिए उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक पहरेदार अंदर गया और रानी को सूचना दी। रानी यक्षिणी अपने कक्ष में बैठी थी। जब उसे खबर मिली कि एक सुंदर राजकुमार उससे मिलना चाहता है तो वो उत्सुक हो गई। उसने कहा, उसे दरबार में लाओ। वीरेंद्र को राज दरबार में ले जाया गया। दरबार में सोने का सिंहासन था और उस पर बैठी थी रानी यक्षिणी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। चेहरा गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ लाल, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी, कठोर। जैसे ही रानी ने वीरेंद्र को देखा, उसकी सांस रुक गई। इतना सुंदर राजकुमार, इतना जवान, मजबूत शरीर, तेज आंखें, चेहरे पर साहस। रानी का दिल धड़क उठा। सैकड़ों साल बहुत से राजकुमार देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ये राजकुमार मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। रानी ने मीठी आवाज में पूछा, राजकुमार, आप हमारे राज्य में कैसे आए और हमसे क्या चाहते हैं? वीरेंद्र ने सम्मान से कहा, महारानी, मैं लाल परियण को खोज रहा हूं। मेरी माता बहुत बीमार हैं, काल ज्वर से पीड़ित हैं। उन्हें बचाने के लिए लाल परी की परछाई चाहिए। मुझे सुनने में आया कि लाल परी आपके स्वर्ण उद्यान में आती है। रानी की आंखों में एक चालाकी की चमक आई। उसने सोचा, अच्छा मौका है, मैं इस राजकुमार को यहीं रोक लूंगी। रानी ने कहा, हाँ राजकुमार, लाल परी कभी कभी हमारे स्वर्ण उद्यान में आती है, लेकिन कब आएगी ये निश्चित नहीं है। कभी महीनों लग जाते हैं। आप हमारे मेहमान बनिए। जब लाल परी आएगी हम आपको सूचना दे देंगे। वीरेंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिखा। अगर लाल परी यहां आती है तो उसे इंतजार करना होगा। उसने हामी भर दी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, सेवकों, राजकुमार को सबसे अच्छे कक्ष में ठहराओ। वीरेंद्र को एक भव्य कक्ष में ले जाया गया। कमरा बहुत सुंदर था, रेशमी पर्दे, नर्म बिस्तर, सोने चांदी के बर्तन। लेकिन वीरेंद्र को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी माता के बारे में सोच रहा था। उधर रानी यक्षिणी अपने गुप्त तंत्र कक्ष में पहुंची। उसने काली मोमबत्तियां जलाईं। दीवारों पर अजीब अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे। उसने एक काला दर्पण निकाला और उसमें वीरेंद्र का चेहरा देखा। उसके मन में पहली नजर में ही वीरेंद्र के लिए जुनून पैदा हो गया था। उसने सोचा, इस राजकुमार को मुझसे प्यार करवाना होगा और इसके लिए मैं वशीकरण मंत्रण का इस्तेमाल करूंगी। ये मेरा होकर रहेगा। उसने अपनी जादुई किताब खोली। पन्नों पर खून से लिखे मंत्र थे। उसने एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने वीरेंद्र का नाम लेकर एक लाल मोमबत्ती जलाई। फिर उसमें अजीब अजीब जड़ी बूटियां, जहरीले पौधे और काली राख डाली। काला धुआं उठने लगा। वो धुआं सांप की तरह लहराता हुआ हवा में तैरता हुआ वीरेंद्र के कक्ष की तरफ गया। धुआं खिड़की की दरार से अंदर घुसा और वीरेंद्र के चारों ओर घूमने लगा। वीरेंद्र को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका सिर भारी होने लगा। आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। कमरा घूमता हुआ लग रहा था और फिर उसे रानी यक्षिणी का चेहरा दिखाई देने लगा। रानी इतनी सुंदर लग रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ इतना मोहक। वीरेंद्र ने अपना सिर झटका। नहीं, मुझे अपनी माता के बारे में सोचना है। यह क्या हो रहा है? लेकिन वशीकरण का जादू बहुत शक्तिशाली था। रानी ने रात भर मंत्र पढ़े।
धीरे धीरे जादू वीरेंद्र के दिमाग में घुसता गया। सुबह जब वीरेंद्र उठा तो उसे सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसे अपनी माता की याद थी, लेकिन वो याद धीमी पड़ती जा रही थी और रानी का चेहरा बार बार दिखाई देने लगा। दोपहर को रानी ने वीरेंद्र को स्वर्ण उद्यान घुमाने का न्योता दिया। स्वर्ण उद्यान सचमुच बहुत खूबसूरत था। सोने के पेड़, चांदी के फूल, पानी कृष्ण की तरह सा। रानी और वीरेंद्र साथ साथ टहलने लगे। रानी मीठी मीठी बातें कर रही थी। वशीकरण के प्रभाव में वीरेंद्र भी उसकी बातों में खोता जा रहा था। जादू पर पूरी तरह हावी होता जा रहा था। दिन बीतने लगे। रानी रोज नए नए बहाने बनाकर वीरेंद्र के साथ समय बिताती। वशीकरण का जादू रोज और मजबूत होता गया। वीरेंद्र को धीरे धीरे अपनी माता की बीमारी भूल गई। लाल परी की कुछ धुंधली होती गई। रानी की मुस्कान, उसकी आवाज, उसका चेहरा, बस यही दिखाई देने लगा। वीरेंद्र अपने से लड़ रहा था, लेकिन जादू बहुत शक्तिशाली था। एक शाम वीरेंद्र अकेला स्वर्ण उद्यान में बैठा था। उसका मन बेचैन था। कहीं भीतर गहरे में एक आवाज कह रही थी, यह सब गलत है, तुझे अपनी माता के पास जाना चाहिए। लेकिन वशीकरण का जादू उस आवाज को दबा रहा था। तभी अचानक आसमान में एक लाल रोशनी चमकी। वीरेंद्र ने ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। आसमान से एक परी उतर रही थी। उसके पंख बिल्कुल लाल रंग के थे, जैसे सूर्यास्त के समय का आसमान, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। वो इतनी सुंदर थी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका चेहरा दिव्य रोशनी से चमक रहा था। यह मैं लाल परी बटौनिज थी। लाल परी धीरे धीरे स्वर्ण उद्यान में उतरी। उसके पंखों से लाल चमक निकल रही थी। उसने चारों तरफ देखा, फूलों को छुआ, उनकी खुशबू ली, झरने के पास गई और पानी में अपना चेहरा देखा। और फिर उसकी नजर वीरेंद्र पर पड़ी। वो एक पल के लिए ठिठक गई। इतना सुंदर राजकुमार, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक धुंधलापन, एक दर्द। लाल परी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। परियों को भी प्यार होता है, और लाल परी को पहली नजर में ही वीरेंद्र से प्यार हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास आई। वीरेंद्र भी खड़ा हो गया। वो लाल परी को देखकर सम्मोहित हो गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वशीकरण का जादू था। लाल परी ने अपनी दिव्य शक्तियों से तुरंत समझ लिया। उसने वीरेंद्र की आंखों में देखा और जान गई कि यह राजकुमार किसी काले जादू के वशीकरण में है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन में सोचा, मुझे इस राजकुमार को बचाना होगा। इस पर किसी ने बहुत शक्तिशाली जादू किया है। तभी रानी यक्षिणी वहां आ गई। जब उसने लाल परी को वीरेंद्र के पास देखा तो जलन और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। ये परी यहां क्या कर रही है? उसने तुरंत एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा। उसके हाथ से काली रोशनी निकली और लाल परी की तरफ गई। लाल परी तुरंत समझ गई, यही वो चुड़ैल है जिसने राजकुमार पर वशीकरण किया है। लाल परी ने अपने लाल पंख फैलाए और आसमान में गई। काली रोशनी उसे छू नहीं पाई। रानी ने चीख कर कहा, यहां चली जाओ, ये मेरा राज्य है। लाल परी ऊपर से बोली, मैं जाती हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। और वो उड़ती हुई दूर चली गई। लाल परी उड़ती हुई दूर आसमान में चली गई, लेकिन उसका मन वीरेंद्र के पास ही था। वो एक ऊंचे पहाड़ पर बैठ गई और सोचने लगी, वो राजकुमार इतना अच्छा लगता है, उसकी आंखों में दर्द है, मुझे उसे उस दुष्ट रानी के चंगुल से बचाना होगा। लाल परी को दैवीय शक्तियां थीं। वो जान गई थी कि रानी यक्षिणी ने वीरेंद्र पर वशीकरण का जादू किया है। उसने निश्चय किया कि वो वापस जाएगी और राजकुमार को बचाएगी। उधर रत्नगढ़ के महल में रानी यक्षिणी बहुत गुस्से में थी। उसने वीरेंद्र को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, राजकुमार, कल शाम हम दोनों की शादी होगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। वशीकरण के जादू में फंसे वीरेंद्र ने धीरे से सिर हिला दिया। उसके दिमाग में सब धुंधला था। कहीं दूर, बहुत दूर उसे अपनी माता की आवाज सुनाई देती, बेटा मुझे बचाओ। लेकिन वो आवाज इतनी धीमी थी कि जादू के शोर में दब जाती थी। रात हुई। महल में सब सो गए, लेकिन एक खिड़की से एक लाल रोशनी अंदर घुसी। वो लाल परी थी। वो चुपके से वीरेंद्र के कक्ष में पहुंची। वीरेंद्र बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। वो करवटें बदल रहा था और बड़बड़ा रहा था, माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। लाल परी का दिल पिघल गया। उसने धीरे से वीरेंद्र के माथे पर हाथ रखा। उसके हाथ से एक दिव्य रोशनी निकली और वीरेंद्र के दिमाग में घुस गई। वशीकरण का काला जादू धीरे धीरे टूटने लगा। वीरेंद्र की बेचैनी कम होने लगी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। लाल परी ने एक मंत्र पढ़ा,
AUM सत्यम विजयते, सत्य की सदा जीत होती है। काले जादू के बंधन टूट जाओ। और एक तेज रोशनी के साथ वीरेंद्र के दिमाग से वशीकरण का जादू पूरी तरह हट गया। वीरेंद्र की आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने लाल परी को देखा। एक पल के लिए वो हैरान रह गया, फिर अचानक उसे सब याद आया। माता की बीमारी, लाल परी की खोज, रानी यक्षिणी का जादू। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे क्या हो गया था? मैं अपनी माता को भूल गया था। लाल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वशीकरण के जादू में फंस गए थे, लेकिन अब तुम ठीक हो। वीरेंद्र ने लाल परी को ध्यान से देखा। वो इतनी सुंदर थी, इतनी दयालु। उसने पूछा, तुम कौन हो? लाल परी ने कहा, मैं लाल परी हूं, जिसे तुम खोज रहे थे। वीरेंद्र की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, हे देवी, मेरी माता बहुत बीमार है, काल ज्वर से पीड़ित हैं। वैद्य जी ने कहा था कि सिर्फ आपकी परछाई से ही वे ठीक हो सकती हैं। कृपया मेरी माता को बचा लीजिए। लाल परी का दिल भर आया। उसने कहा, तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी माता को ठीक करूंगी, लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा। रानी यक्षिणी बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र ने कहा, चलिए हम अभी निकलते हैं। दोनों चुपचाप महल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी यक्षिणी को अपनी तांत्रिक शक्तियों से पता चल गया। वो अपने कक्ष में बैठी चीख पड़ी, राजकुमार भाग रहा है, सैनिकों उन्हें पकड़ो। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक हथियार लेकर दौड़े। वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। लाल परी ने कहा, मेरे पंखों को पकड़ लो। वीरेंद्र ने लाल परी के पंख पकड़ लिए और दोनों आसमान में उड़ गए। रानी यक्षिणी छत पर आई और चीखी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली काली विद्या का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से काली बिजली निकली और लाल परी की तरफ गई। लेकिन लाल परी एक दिव्य परी थी। उसने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी निकाली। सुनहरी रोशनी ने काली बिजली को रोक दिया। दोनों शक्तियों में टक्कर हुई। एक तेज धमाका हुआ और अंततः सुनहरी रोशनी ने जीत हासिल की। काली बिजली वापस रानी पर ही गिर गई। रानी चीखती हुई नीचे गिर पड़ी। लाल परी और वीरेंद्र तेजी से उड़ते हुए रत्नगढ़ से दूर निकल गए। सुबह होने लगी। लाल परी ने एक जंगल के पास उतरने का फैसला किया। जब वे नीचे आए तो वीरेंद्र ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरी माता को बचाने में मदद की। लाल परी ने शर्माते हुए कहा, मैंने जो किया वो मैंने तुम्हारे लिए किया। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम था, सच्चा प्रेम। उसने कहा, तुमने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर सुवर्णपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में वीरेंद्र को अचानक अपने भाई अमर सिंह की याद आई। उसने लाल परी को सब कुछ बताया। लाल परी ने कहा, चलो पहले हम उस जंगल में चलते हैं जहां तुम्हारा भाई खो गया था। वे उसी रास्ते से गुजरे, नदी किनारे पहुंचे। लाल परी ने अपनी दिव्य शक्तियों से खोजा। उसे एक छुपी हुई गुफा दिखाई दी। वो बोली, वहां चलो। गुफा में क्या देखते हैं? अमर सिंह वहां बैठा था। उसके चारों ओर जादुई बंधन थे। वो जादूगरनी मोहिनी ने उसे कैद कर रखा था। लाल परी ने अपनी शक्ति से वो बंधन तोड़ दिए। अमर सिंह को भी होश आया। उसने अपने भाई को देखा तो रो पड़ा। वीरेंद्र, मुझे माफ कर दो, मैं जादू में फंस गया था, मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। वीरेंद्र ने भाई को गले लगाया और कहा, सब ठीक है भैया, अब चलो, माताजी हमारा इंतजार कर रही हैं। तीनों ने सुवर्णपुर की ओर तेजी से यात्रा की। कई दिनों बाद वे राजमहल पहुंचे। राजा महेंद्र प्रताप दरवाजे पर खड़े थे। दोनों बेटों को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को गले लगाया, फिर लाल परी को देखा और समझ गए कि यही वो दिव्य परी है। सब तुरंत रानी के कक्ष में गए। रानी मृगनयनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उनकी सांसें धीमी चल रही थीं। लाल परी ने अपने पंख फैलाए। सूरज की रोशनी लाल परी के पंखों से होकर रानी पर पड़ी। लाल परछाई रानी के शरीर पर फैल गई और फिर चमत्कार हुआ। रानी के चेहरे पर रंग आने लगा। उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। आंखें खुल गईं। वे बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने अपने दोनों बेटों को गले लगाया और लाल परी को आशीर्वाद दिया। राजा ने लाल परी से कहा, देवी, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आप हमसे कुछ भी मांग सकती हैं। लाल परी ने शर्माते हुए वीरेंद्र की तरफ देखा। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर कहा,
पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं लाल परी से विवाह करना चाहता हूं। उन्होंने मेरी जान बचाई, माताजी को बचाया और मैं उनसे प्रेम करने लगा हूं। लाल परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा रानी ने हंसते हुए स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद धूमधाम से वीरेंद्र और लाल परी का विवाह हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। अमर सिंह ने भी अपनी गलती से सबक सीखा। उसने प्रण लिया कि वो अब कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा और अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलेगा। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। माता पिता के प्रति कर्तव्य सबसे बड़ा है। वीरेंद्र ने हर मुसीबत का सामना किया, लेकिन अपनी माता को बचाने का संकल्प नहीं छोड़ा। आज के समय में जब बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता की सेवा हमारा पहला धर्म है। धैर्य और विवेक से काम लें। बड़े राजकुमार अमर सिंह जल्दबाजी में फैसला लेकर जादू में फंस गए, लेकिन वीरेंद्र ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए।